आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कल जीवन में आने वाले परिवर्तन के कारणों को और अवसर को देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि दो बहुत इम्पॉर्टेंट मोड होता है। एक नेचुरली मोड आता है और कुछ एक्सीडेंटल मोड आता है। और फिर हम लोगों ने यह भी देखा था कि उसके परिवार का इतिहास का इम्पैक्ट कितना पड़ता है। फिर हम लोगों ने यह भी देखा था कि उसके पहले के जो क्रियाकलाप, बीमारियां और काफ़ी लाइफ से रिलेटेड मैटर्स उनके लाइफ में, रोगियों के और हम लोगों के जीवन में होता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और इन सभी कारणों से जो वर्तमान, जो हम लोग प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हैं और पर रोगी के वास्तविक स्टाइल, लाइफ स्टाइल पर प्रभाव पड़ता है। जो बनता है उसको हम लोग लाइफ स्टाइल कहते हैं। यानी कि सारे चीज़ों का प्रभाव होकर के जो वर्तमान में जो स्थिति होती है वो उसको हम लोगों के लिए उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल का अध्ययन करना हम लोगों को इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें इंडिविजुअलाइज करना है। हमें एक व्यक्ति की पहचान करनी है और व्यक्ति की पहचान उसके जीवन शैली से होगा। लाइफ स्टाइल को हम लोग जीवन शैली कहते हैं। जीवन शैली से होगा यानी कि वह कैसे रहता है, उसका लाइफ का अंडरस्टैंडिंग्स और किस तरह का व्यक्ति है। डॉक्टर बॉर्गेसन ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ सिम्टम्स में इस बात का जिक्र किया था कि द पर्सन हु इज द फिट, क्विज की बात करी थी। क्विज का मतलब क्या होता है? क्विज का मतलब द पर्सन, द पर्सनैलिटी, किस तरह का उसका व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व किस बातों पर आधारित होता है? हर एक आदमी का व्यक्तित्व होता है, हम सभी कोई का व्यक्तित्व होता है। यह व्यक्तित्व किन बातों पर आधारित होता है? क्योंकि खाली कहने से तो व्यक्तित्व नहीं होगा, और अगर खाली कहने की बात करेंगे तो कहेंगे कि अच्छा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, दो ही भाषा में हम लोग बात कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को उसका जब एनालिसिस करना पड़ता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि व्यक्तित्व जो है सो किन बातों पर आधारित होता है। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं ये जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली, व्यक्तित्व जो बनता है उसके लाइफ शैली को कहलाता है। और लाइफ शैली जो है सो उसके बिहेवियर को इंक्लूड करता है जो उसके डेली लाइफ में होता है। और इसलिए लाइफ स्टाइल को हम लोग कहते हैं इट इंक्लूड्स द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज दैट मेक्स अप योर डेली लाइफ। इसके अंदर में क्या क्या आता है? आपके दैनिक कार्यकलाप में क्या आता है? सबसे पहला होता है कि आप काम क्या करते हो, है ना। फिर जब आप खाली समय में होते हो उस समय में कैसे आप काम करते हो, आप खाना क्या खाते हो, किस प्रकार का खाना खाते हो, और आप अपने परिवार के साथ में कैसे बात करते हो, अपने मित्रों के साथ कैसे बात करते हो, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बात करते हो, और जहाँ काम कर रहे हो उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, और कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसके साथ में कैसा व्यवहार होता है। यानी कि ये स्टाइल जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें लोच होता है, जहाँ की आप अलग अलग परिस्थितियों में अपने को एडजस्ट करने का कोशिश करते हो। अलग अलग परिस्थितियों में अपने को एडजस्ट करने के जो प्रयास किया जाता है उसे हम लोग लाइफ स्टाइल के तहत में कर सकते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि जो कैरेक्टर हमारा बनता है, जो हमारा चरित्र बनता है, वह उन सभी चीजों का समावेश होता है। चरित्र जो है सो किसी एक बात पर निर्भर नहीं होता, ये सभी चीजों का समावेश होता है। और WHO ने कहा है लाइफ स्टाइल्स जो है सो पैटर्न है, बिहेवियर चॉइस फ्रॉम द अल्टरनेटिव दैट आर अवेलेबल टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर। और ये लाइफ स्टाइल हमेशा WHO कहता है कि उसके व्यक्ति के उसके सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है ना। उनका सोशल लाइफ, उनका इकोनॉमिकल लाइफ और उनका अपना व्यक्तित्व परिवार के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक एंड सर्कमस्टांशियल लाइफ।
और ये जो बिहेवियर कहते हैं इसके अंदर में कारण जुड़ा रहता है। कारण होता है कैसे ये आया, है ना। तो कारण एक समाज का व्यवस्था के कारण आया, दूसरा आपका खान पान के कारण आया, कई कारणों से मिलकर के आपका व्यक्ति बनता है। और फिर इस व्यक्तित्व के अंदर में विकार जो आते हैं, रोग जो आते हैं, जैसे अगर खाना आप अच्छा नहीं खाएंगे, आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा, आपका स्मोकिंग होगा, आप ड्रिंकिंग करते होंगे, आप इलीगल ड्रग्स एडिक्ट में होंगे, तो उसके हिसाब से आपका व्यक्तित्व जो है तो परिवर्तित होता जाता है। तो आज हम लोग इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे। और यह केवल समाज का ये इशू नहीं है, यह एक मेडिकल और क्लिनिकल इशू भी है। लाइफ स्टाइल को सभी ने, WHO ने भी माना है, सभी पैथी में माना जाता है कि ये, और आज के समय में, वर्तमान समय में रोग को जो हम दो भागों में बांटते हैं, रोग को दो भाग में होम्योपैथिकली हम लोग बांट रहे हैं, क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज में। लेकिन WHO कहता है कि एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। यानी कि एक आपको जो अभी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, बैक्टीरिया, वायरसेस एक दूसरे से ट्रांसफर हम लोग करते हैं, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो स्वयं आपके व्यवस्था के कारण, आपके जीवन शैली के कारण उत्पन्न होता है ना, आपके रहन सहन के कारण उत्पन्न होता है, जो आप आदतन करते हैं, आदत के हिसाब से करते हैं, मजबूरी के हिसाब से करते हैं, कई कारणों से करते हैं। तो इसका आपको तो अध्ययन करना ही पड़ेगा, रोगी के विषय में जानने का कोशिश करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसको और भी देखने का कोशिश करेंगे, ये लाइफ स्टाइल जो है सो का चेंजेज कैसे आता है। लाइफ स्टाइल आपका एक जीवन शैली चल रहा था, जन्म लिए थे आप, उस समय में कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन एक निश्चित दौर है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कल के लेक्चर्स में भी हम लोगों ने देखा था कि एक परिवर्तन हम बच्चे से बड़े बूढ़े ऐसे होते चले जाते हैं। इन सभी समय में जो प्रभाव करने वाले चीज होते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। हमको जो प्रभाव करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो चेंज करने जो वेरिएशंस आपके अंदर में आता है बिहेवियर में, उसका सबसे प्रमुख कारण होता है हम लोगों का खान पान, भोजन, है ना, हमारा फिजिकल एक्टिविटीज, हमारा स्मोकिंग का हैबिट, जो समाज का एक बहुत बड़ा प्रचलन है, ट्रेडिशन है, अल्कोहल कंजम्पशंस, है ना, और अन्य बिहेवियर। और ये जो लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं अक्सर बहुत सारे मेंटल और फिजिकल कंडीशंस के साथ में जुड़े हुए होते हैं। आज के समय में आप देखिएगा ओबेसिटी है, मोटापा है, एस्थमा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, डिप्रेशन है और एंजाइटी, या और भी ऐसे ही कई रोग हैं, कार्डियोवास्कुलर रोग हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं जिसमें कि समाज का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आपका खुद व्यक्तित्व के कारण ये ऐसा आता है, आपके खुद के स्टाइल के कारण आता है, खुद के व्यवहार के कारण आता है। इसलिए ये लाइफ स्टाइल जो है एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है हम लोगों के लिए। लाइफ स्टाइल जो मॉडिफिकेशंस होता है उसके तीन कारण हो सकते हैं मॉडिफिकेशंस के कारण, है ना। एक कारण होता है जो प्रॉब्लम आएगा लाइफ स्टाइल में, या आपका जीवन शैली जो बनता है उसको प्रभाव करने के तीन मुख्य कारण होंगे। एक होंगे बिहेवियर, है ना, और दूसरा होगा मटेरियल, और तीसरा होगा साइकोलॉजिकल, है ना। बिहेवियर में क्या होगा, बिहेवियर आपका क्या क्या होता है, आपका खान पान होता है, डाइट होता है ना, आपका एक कोई एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का, अल्कोहल का, ड्रग का, और आप का एक्टिविटी। बिहेवियर क्या है, आप स्टूडेंट हो, बैठे रहते हो, है ना, घूमते नहीं हो, टहलते नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ऑफिस में बाबू काम कर रहे हैं और दिन सुबह से शाम तक वो बैठे रहना है, शाम को आकर के खा के सो जाना है, तो शरीर में हलचल ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और जो जिसको फिजिकल एक्टिविटी है, मजदूर है,
उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता, उसका मेंटल एक्टिविटी नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी मेंटल एक्टिविटी का बैलेंस प्लस आपके खान पान का, जैसा खाओगे वैसा शरीर बनता है कहते हैं, जैसा समाज में आप रहोगे वैसा ही आपका शरीर बनता है। तो ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आप काम करते हो और फिजिकल काम करते हो तो आप मेंटल को बैलेंस करने के लिए क्या करते हो, और मेंटल काम करते हो तो फिजिकल को बैलेंस करने के लिए क्या करते हो। अगर नहीं करते हो तो उसका प्रभाव तो पड़ना चाहिए ना शरीर पर, और पड़ता ही है, हम लोग देखते हैं कि पड़ता ही है। और दूसरा आता है मटेरियल। मटेरियल में आता है इन्वायरमेंट, आपका वातावरण। आप जिस स्थान के रहने वाले हो, आप जिस स्थान के रहने वाले, जहां पर आप रह रहे हो, है ना, कहां पर रह रहे हो, आप कटिहार में हो तो कटिहार का वातावरण कैसा है, वहां का मौसम कैसा है ना। सभी जगह का मौसम, ठंड के मौसम एक जैसे आते हैं, लेकिन कोई स्थान विशेष पर ठंड अलग जैसा होता है, स्थान विशेष पर वर्षा अलग जैसा होता है, स्थान विशेष पर गर्मी अलग जैसा होता है। तो ये जो बदलाव है, स्थानीय प्रभाव, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, वहाँ का प्रदूषण, ये काफी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। शरीर की बनावट में चेंजेज आ जाता है, उसका इफेक्ट हो जाता है। मैं देखता हूँ कि अलग अलग जगह से रोगी आते हैं और अलग अलग विशेष रोग लेकर के आते हैं। और कोई रोग तो ऐसा आप देखिएगा, आपके पास में जब आप क्लिनिक में बैठेंगे या आप कभी अनुभव करने का, स्टैटिस्टिक तैयार करने का कोशिश कीजिए, तो आप पाइएगा कि किसी स्थान विशेष से आने वाले लोगों में एक ही तरह के रोग ज्यादा प्रचलित है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वातावरण और वहाँ का पॉल्यूशन एक तरह का है। तो उसका प्रभाव जो पड़ता है ना, उसके प्रभाव पड़ता है, उसके कारण जो वह अपने शरीर, उसके अंदर में गड़बड़ी आया या उसके अंदर में उसका स्थायित्व आया, वह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है हम लोगों के अध्ययन के। तीसरा होता है साइकोलॉजिकल। हमारा जीवन जो है सो बड़ा जटिल होता है, हमें लोगों के साथ में रहना पड़ता है। हम लोग कहते हैं मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जानवर है। तो आपके अंदर में दो चीज होता है, एक आपके अंदर में जानवर भी होता है और एक आपके अंदर में मनुष्य भी होता है। ठीक है, जानवर का व्यवहार और मनुष्यता का व्यवहार में थोड़ा सा अंतर माना गया है। जानवर के व्यवहार में बिना दिमाग के काम करते हैं और मनुष्य के व्यवहार में अंतर ही है। जानवर के व्यवहार में और मनुष्य के व्यवहार में अंतर ही है कि जानवर जो है सो बिना दिमाग के काम करते हैं और मनुष्य जो होता है सो दिमाग लगा के काम करते हैं। तो हम लोग जब आगे माइंड को पढ़ेंगे तो हम लोग और भी ज्यादा इसको क्लैरिटी आएगा कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है और साइकोलॉजी का रोल क्या होता है। आपके साइकोलॉजी के कारण जो प्रमुख रोल हम लोगों के पास में, ओके, तो मैं कह रहा था कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और तनाव एक प्रमुख कारण बनता है। किसके जीवन में तनाव नहीं होता है? तो तनाव का एक लेवल होता है, तनाव का एक लेवल होता है, तनाव का एक लेवल होता है जिसको कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर लगातार बढ़ता रहे तो वह स्ट्रेस, और स्ट्रेस जो है सो आपका आज का रोग का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, लगातार तनाव में रहने के कारण, है ना, लगातार एक परिस्थिति में रहने के कारण तनाव है, लगातार किसी समस्या में जूझे रहने के कारण प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है कि दबाव पड़ जाना, मानसिक जो दूरी है, दो चीज के बीच के दूरी जो है जो घट जाता है तो दब जाता है, दबाव आता है, और दबाव को आप सहन नहीं कर पाते हो तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सिंपल भाषा में आप समझो कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस का मतलब जिस पे कि आपको मेहनत करना पड़े, जिस पर जोर लगाना पड़ता है और दबाव पड़ जाता है, तो ये ऐसा हो जाता है
हम लोग के नहीं चाहते हुए भी स्ट्रेस हो जाता है, और उस स्ट्रेस को अगर संभाल नहीं पाते हैं तो क्या होगा? रोग होगा, है ना। स्ट्रेस को अगर हम संभाल नहीं पाएंगे तो रोग होगा ही ना। तो आपको देखिए, लाइफ स्टाइल को जो मॉडिफाई करने वाला, जो उसको बदलने वाला जो फैक्टर होता है, उसमें हमारा बिहेवियर बहुत बड़ा रोल होता है, हमारा सब वातावरण का रोल होता है जिसको कि मटेरियल रोल कहते हैं, और तीसरा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है इशू, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के से आपके अंदर में क्या बदलाव आएगा? एक आता है लॉन्ग टर्म हैबिट, है ना। आपका जो आदत है वो बदल जाता है, खास करके खाने का और फिजिकल एक्टिविटी का, जो कि आपके शरीर के अवस्था को बदल देता है। सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमेशा आपके जीवन को दो तरह से प्रभावित करता है। एक लॉन्ग टर्म चेंजेस लाता है और एक टेम्पोररी तो ठीक भी हो जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है सो आपका जीवन का पार्ट बन जाता है, आपका हैबिट बन जाता है, आपका खान पान का तरीका बन जाता है। आप भी जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो हम लोग का तो चावल खाना, भात खाना तो लाजिमी है ना। तो अब हम बाहर अगर कहीं बाहर में जाते हैं, वहाँ का खान पान का तरीका कुछ अलग है, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा अपने को असहज महसूस करते हैं। मैं काफ़ी विदेशों में गया, तो वहाँ पर मुझे जहाँ रोटी नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, ब्रेड मिल रहा है, तो बड़ा अटपटा लगता था। रोटी चावल के बिना अगर लंच नहीं में रोटी या चावल नहीं मिल रहा है, रात को खाना में रोटी चावल नहीं मिल रहा है, हम लोगों का जिस हिसाब से सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, वो नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को बड़ा अटपटा लग रहा था, क्योंकि हम लोग उसमें आदत हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैपल फूड। जिस खाने में आपकी आदत बन जाती है, उसमें इच्छा और अनिच्छा की बात नहीं होती है, वह आपका रोजमर्रे का खाना होता है। इसको स्टैपल फूड कहते हैं। चावल हम लोग का स्टैपल फूड है, दाल हम लोग का स्टैपल फूड है, सब्जी हम लोग खाते हैं, स्टैपल फूड है ना। तो ये स्टैपल फूड जो है सो हम लोग का जो है जीवन को प्रभावित करता है, ईटिंग हैबिट बन गया, तो इसी हिसाब से हमारा शरीर होगा। अब हम अगर वो चीज को बदलाव आता है तो हमारे अंदर में परिवर्तन आएगा ना। तो अगर हम इसको डिजायर के अंदर तो नहीं न लेंगे। अगर कोई रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब हमको भात खाने का अच्छा लगता है, या हमको रोटी खाने में अच्छा लगता है, हमको ये, तो हम देखेंगे कि वो आदमी कहाँ का रहने वाला है। अगर वहाँ का रहने वाला है तो वहाँ का तो सब लोग भात खाते हैं, है ना, वो तो स्टैपल फूड ही बना हुआ है, तो अच्छा में बुरा की तो बात ही नहीं है वहाँ पर, है ना। इसलिए कि वह रोगी आता है आपके पास में, तो सोचता होगा डॉक्टर साहब कहेंगे कि रोटी खाना, है ना, डॉक्टर साहब कहेंगे कि नहीं चावल मत खाना, रोटी खाना, तो पहले से पता रखता है कि डॉक्टर साहब हमको भात बहुत अच्छा लगता है, ये डॉक्टर साहब कुछ कंसिडर करेंगे। तो स्टैपल फूड को और एक स्पेशल लाइकिंग दोनों में फर्क पड़ता है। आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को जब जानिएगा तब, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इस के अंदर तहत एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे डाइट है, डाइट में आपका भोजन जो होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है बैलेंस डाइट के अंदर में वो सारे पदार्थ का उसके अंदर होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन और एनर्जी देता है, जिससे कि हमारा बॉडी का सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। उन सारे तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक है आपके भोजन में उपलब्ध है, तो उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। कितने लोगों को मिलता है? अगर भोजन का एनालिसिस कीजिएगा तो सभी लोगों को बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, नसीब नहीं होता है, या खाने में अच्छा नहीं लगता है ना। नसीब की बात भी होती है, लाचारी की भी बात होती है, और खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के अंदर में जो होता है उसके अंदर में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको बैलेंस डाइट का कितना महत्व दे रहे हैं। और अधिकांश सामाजिक व्यवस्था के कारण हेल्दी लाइफ जो लाइफ ऐसी है, डाइट है और बैलेंस डाइट
का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। इसीलिए बैलेंस डाइट का खान पान में उसको एडिक्वेट जो आवश्यक तत्व है वह मिल रहा है कि नहीं, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए, है ना। बैलेंस डाइट के अंदर में हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना। ये सारे तत्वों का जरूरत होता है। कहते हैं कि पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा, यह शरीर कैसे बना है? तत्वों से रच करके बना है, और वह तत्व का शरीर में यूज होता है और फिर उसका खत्म भी हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो उसको पूर्ति करना पड़ेगा ना। हम लोग पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट पढ़ते हैं और हर एक व्यक्ति के अंदर में वह 108 एलिमेंट है, और हम लोग बैलेंस डाइट जब खाते हैं तो उस बैलेंस डाइट में वो सारे तत्व होने चाहिए। जिंक भी होना चाहिए, कॉपर भी होना चाहिए, सारे चीज रहते हैं आपके भोजन में। और इसीलिए हम लोग में कुछ रेयर एलिमेंट्स होते हैं, जिंक हम तो खाते नहीं है ना, लेकिन उसको मिनरल्स के रूप में हम लोग को हमारे भोजन में होता है ना। आप देखते होंगे अभी बहुत समय में कहते हैं इसके शरीर में जिंक की कमी हो गई है, इसके अंदर में कॉपर की कमी हो गई है, इसके अंदर में ये कमी। आजकल ऐसा मेटा एनालिसिस सब निकल रहा है जांच में, तो लोगों ने ये है कि इसके शरीर में किस चीज का कमी हो गई। ये जो मेटा एलिमेंट होते हैं, रेयर एलिमेंट होते हैं, ये रेयर एलिमेंट बॉडी के उत्प्रेरक का काम करते हैं, आपके मेंटेनेंस का। शरीर को मेन चीज तो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को प्रॉपर मेटा कैटालिटिक प्रोसेस में लाने के लिए आपको रेयर एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमको कितना बैलेंस डाइट मिल रहा है, ठीक है ना। और इसके साथ में क्या देखिएगा बैलेंस डाइट के लिए, पास्ट एंड प्रेजेंट फूड हैबिट्स। पास्ट एंड प्रेजेंट फूड हैबिट्स, पुराने जमाने में जो खान पान का व्यवस्था था बड़ा सिंपल था, है ना। ना बाजार में पिज्जा मिलना, ना चाट का मिलना, बस सीधे सवेरे में ब्रेकफास्ट बना, सब्जी रोटी, दोपहर में दाल चावल, दही दूध, और रात में खाना, है ना। कभी कभी मिठाई के नाम पर गुड़ मिल गया, या कुछ घर में ही बना हुआ खीर मिल गया। तो ये कंपैरेटिवली पास्ट जो हैबिट था वो सिंपल हैबिट था। लेकिन और पहले के समय में जो खाने थे वह खास करके आपको प्राकृतिक से संबंध था, प्रकृति से संबंध था, और उसके अंदर में जो क्वालिटी ऑफ द फूड था, उसमें जो खेतों में जो उपज होते थे, और घर में गाय बैल या मुर्गी जो होते हैं उनके जो है उनका जो रहन सहन था बहुत ही सात्विक, बहुत ही प्योर था। हम लोग खेतों में ये जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं लगाते थे, उस समय में एक नेचुरल खाद का इस्तेमाल किया जाता था, और आज के समय में ये चेंज हो गया है। तो आप देखिएगा शहरों में रहने वाले और गांव में रहने वाले, हालांकि आजकल गांव में भी ऐसा प्रभाव आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका अध्ययन आपको अगर रहता है तो आप प्रेजेंट और पास्ट फूड हैबिट्स को देख सकते हैं। जो जंक फूड किसको कहते हैं? जंक फूड, है ना। कहता है कि हमको पिज्जा खाना चाहिए, हमको पास्ता खाना चाहिए, है ना, हमको चाट खाना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड, ये क्या है? आर्टिफिशियल फूड, प्रोसेस्ड फूड, डब्बा में बंद फूड, है ना। तो कुछ लोगों को मॉडर्निटी के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, जीवन शैली के नाम पर, और अपने आप को अच्छा दिखलाने के नाम पर, अपने को क्या कहते हैं, बहुत ही सोशल दिखलाने के लिए, मॉडर्न बनने के लिए लोग जंक फूड खाने की आदत हो जाती है ना। जंक फूड खाने की आदत हो जाती है। कुछ लोगों की लाचारी होती है, वो फास्ट फूड खाने की आदत। सवेरे जाना है ऑफिस, घर का खाना बनना मुश्किल है, तो कुछ ना कुछ तो रेडीमेड डब्बा का खाना लेकर के जाते हैं। ऑफिस में पहुंचते हैं, वहां पर कैंटीन में जो बना हुआ खाना होता है वो खा लेते हैं। शाम को घर आते हैं तो थके हारे कुछ जो मिलता है घर का बना हुआ खा लेते हैं। तो ये फास्ट फूड, जंक फूड और नेचुरल फूड, है ना, ये तीनों जो है हमारे बैलेंस डाइट को प्रभावित करता है। इसको समझने की आवश्यकता है। और आज के समय में सुपरमार्केट चले जाइए, बाजार में जाइए,
कोई भी ऐसा जाइएगा तो मुंह से लार टपकने लगता है लोगों को, इतने अच्छे सजा करके खाने रखे रहते हैं। और उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी इतना, पैकिंग इतना बढ़िया लगता है कि आपको उसके खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और टेस्ट को एक और भी आदत होती है, हम लोग टेस्ट को अपना ये क्या कहते हैं, स्वाद के लिए, है ना। तो स्वाद हम लोग का कहाँ पर है स्वाद? हमारा जीभ में स्वाद होता है और पेट का आवश्यकता अलग होता है। तो स्वाद के लिए हम लोग स्वाद बदलने के लिए भी बहुत सारा खाना को खाया जाता है। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारे खाने में कितनी सहजता है और कितना हम कंज्यूम करते हैं, बैलेंस डाइट, कितना बैलेंस डाइट खाते हैं, कितना हम जंक फूड खाते हैं, कितना फास्ट फूड खाते हैं, कितना हम फास्टिंग भी करते हैं। बहुत सारी महिलाएं आएंगी जो सप्ताह में 7 दिन में 4 दिन फास्टिंग करती हैं, 4 दिन उपवास। आज क्या है? तो आज सोमवार का व्रत है, आज मंगलवार का व्रत है, आज शुक्रवार का व्रत है, आज शनिवार का व्रत है, आज रविवार का व्रत है। तो खाली खाते ही बिना खाए भी रह सकते हैं क्या? अरे ये गाड़ी है, समय समय पर पेट्रोल रेगुलर नहीं देंगे तो गाड़ी कितनी चलेगी? गाड़ी को तो चलाते रहना होगा ना। ये जो चलायमान गाड़ी को बनाने के लिए मेंटेनेंस जो है सो हमारा डाइट के कारण आता है। और ये मॉडर्न डाइट, अब इसको हम लोग मॉडर्न डाइट कहते हैं। आज के खाना में क्या होता है? चीनी का बहुत ज्यादा कंजम्पशन है। चीनी और गुड़ में बड़ा फर्क है। चीनी जो है तो एकदम काला कोयला है, मीठा बड़ा अच्छा लगता है, उसके अंदर में काफी ये होता है। दूसरा आपका सोडा का आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का भरमार है। फ्रूट जूस जो टीन में बंद होकर के फ्रूट जूस आते हैं, क्या ऐसे ही सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहता है? उसके अंदर में केमिकल डाले जाते हैं। कैलोरीज, हाँ, कैलोरीज का इंटेक ज्यादा हो गया है। और प्रोसेस्ड फूड का है, एग का कंजम्पशन। अब अंडा नहीं खाते हैं लोग, अंडा के जगह पर कुछ दूसरी चीज खाते हैं, मुर्गी के जगह पर कुछ दूसरी चीज खाते हैं, मछली के जगह पर नहीं अच्छा लगता है। क्यों? उसको प्रोसेस्ड फूड के रूप में खाते हैं। प्रोसेस्ड और तेल और घी का जो इस्तेमाल है, वनस्पति, ये सारी चीज जो है तो मॉडर्न डाइट के अंदर में हम लोग के जीवन को प्रभावित कर रहा है। हमारे जीवन को, हमारे शरीर के रचना को, हमारे शरीर के कॉन्स्टिट्यूशंस को इफेक्ट कर रहा है। हम लोग दोनों का अंतर देख लें। ऑर्गेनिक फूड उसको कहते हैं जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर से ग्रो करता है, और दूसरा है कन्वेंशनल फूड, जो सिंथेटिक होता है, आर्टिफिशियल होता है, यानी कि वह कृत्रिम तरीका से बनाया जाता है, केमिकल से बनाया जाता है। ऑर्गेनिक फूड में क्रॉप का रोटेशन फॉलो होता है, और कन्वेंशनल फूड में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिशनल मेथड को यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फूड में, है ना, जिससे कि आपको और उसको रिसाइकलिंग होता है, उसी खाद से उसी जमीन में होता है, कोई भी बाहर से कोई केमिकल नहीं डाला जाता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक फूड कहेंगे। और कन्वेंशनल फूड जो कि कॉमर्शियलाइजेशन के लिए, उसका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो पैदा किया जाता है, उसको हम लोग कन्वेंशनल फूड कहते हैं। और जंक फूड को तो मैंने डिफाइन कर ही दिया। ये ऐसा टर्म है जिसके अंदर में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, एम्प्टी कैलोरी। जंक फूड मतलब एम्प्टी कैलोरी, कैलोरी से खाली होना, केवल जीभ का स्वाद होना, पेट भरना है ना, पेट भरना है। रेडी टू ईट, फास्ट फूड क्या हुआ? रेडी टू ईट, पका बना बनाया, उसके अंदर में कुछ भी मेहनत करना ना, पकाना है ना कुछ करना है, उठा के खा लेना है पेट, है ना, जंक फूड, रेडी फूड। इसके अंदर में क्या होता है? एनर्जी की कमी होती है, पुअर कंसंट्रेशन होता है, और इसके कारण आपके अंदर में जो बदलाव आता है सो मेजर हाई कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा आपको प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हार्ट डिजीज का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, आपका एनर्जी लेवल घटता चला जा रहा है। और हेल्दी डाइट हम लोगों के लिए जो है, इसका
का मेंटेनेंस करना, मैं इन सारी चीज को जो प्रोपोर्शंस को और रेगुलर मील, इसके अंदर में ये भी आता है कि आप कितना समय पर खाना खाते हैं, कितना रेगुलर मील मिलता है ना। हम लोगों का शरीर को एक समय समय पर उस पर एक खुराक देना पड़ता है। सवेरे का ब्रेकफास्ट बनाया गया है, दोपहर का खाना बनाया गया है, शाम के समय में कुछ स्नैक्स खाने की व्यवस्था की गई है, रात के समय में हमें भोजन करना। 4 एसेंशियल डाइट है। अगर आप 4 एसेंशियल डाइट नहीं मेंटेन करते हैं तो बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो हम रोगी के अंदर में ये देखने का कोशिश होता है कि उसके एसेंशियल डाइट कितने मेंटेन, ये रूटीन, डाइटिक रूटीन जो है तो वह कितने हो रहे हैं। दूसरा ये भी देखना होता है कि खाने के बाद में उसका डाइजेशन कैसा हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे जा रहा है ना। तो आपके हेल्दी डाइट कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वह खाली आप खा लिए तो उसका समय का भी इंपॉर्टेंस होता है, खाने का समय का भी इंपॉर्टेंस होता है। और उसके बाद में आता है क्वांटिटी, कितना खाते हो, आपके स्टोमक का साइज कितना है। हम लोग सबको एनाटॉमी में जानते हैं कि स्टोमक का साइज एक छोटा सा थैला है, उस थैले में कितना खाना अट सकता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, एक बहुत छोटा सा अमाउंट हो सकता है। और मान लो कि उस थैले को एकदम पूरा ठूस करके भर दिए तो क्या होगा? और ये खाने का स्टाइल है। लोग खाते हैं तो करते हैं कि गर्दन तक ले खा ले रहे हैं। खाने का स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम कितना खाते हैं, है ना, कितना खाना चाहिए। तो क्या हम पूरा झोला को, उस जो बैग है हमारा स्टोमक का जो बैग जिसको बना हुआ है, उसको पूरा एक के बार भर ले या थोड़ा थोड़ा करके भरे, है ना। क्योंकि वो स्टोमक का जो बैग है उसको खाली स्टोर नहीं करना है, उसको पचाना भी है, डाइजेस्ट करना। और डाइजेस्ट के लिए करने के लिए क्या जरूरत है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चाहिए। तो उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए उसके जो स्टोमक के जो वॉल होते हैं उसमें एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अगर आप ठूस करके भर दीजिएगा तो वो ऐसे ही तन जाएगा, तो उसके अंदर में मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाएगा, तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा ना। तो अब क्वांटिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कैसे मेंटेन किया जाए। छात्रों, इस बात को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे उसके खान पान में उसके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा खाना खाते हैं तो पचता ही नहीं है। अरे अजगर के जैसा एक बार खा लिए तो पचेगा भी कहां से? उसको समय लगेगा ना। तो वो बीमारी तो नहीं है, उसको खाने का स्टाइल को चेंज करना है ना। आप खाते ही नहीं हो, डाइटिंग करना है, हाँ मैं मोटा हो जाऊंगा, तो नहीं खाओगे तो तुमको कमजोरी लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ, आपके रिपर्टरी में 2 रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया का मतलब होता है खाते जाना, खाना देखते ही भूख लग जाना, मन का भूख होता है, मन का भूख होता है। तो बुलिमिया एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स बन जाता है। और नहीं खाते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया मेंटालिस, माने दिमाग में भूख नहीं है, पेट में तो भूख है लेकिन दिमाग में भूख नहीं है। इसलिए कि कोई कारणवश आप नहीं खाना खाते हो, किसी कोई धारणा के कारण खाना नहीं खाते हो। ये सारे हेल्दी डाइट पर निर्भर होता है। तो लाइफ स्टाइल है, देखिए लाइफ स्टाइल के कारण लोगों का खाने का हालचाल बदल जाता है, खाने का टाइम बदल जाता है, खाने का क्वांटिटी बदल जाता है, खाने का टाइम बदल जाता है, सभी कुछ बदल जाता है। तो ये हम लोगों का अध्ययन का विषय होता है रोगी के साथ में। मोटापा बहुत बड़ा बीमारी है और यह कहा जाता है कि नेशनल एपिडेमिक है। क्यों? जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत समाज में प्रॉस्पर हो रहे हैं, यानी कि समृद्ध हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं, पैसे का आवागमन बहुत आ गया, तो हम बहुत संतुष्ट भी हो रहे हैं और हमारा हमको जमा भी हो रहा है, बैंक बैलेंस, है ना। तो मोटापा जो है बैंक बैलेंस का बीमारी हो जाता है। और नियम क्या है? खाना कितना खाना है? खाना एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट, जितना एनर्जी लेना है उतना कंज्यूम करना है। बैंक बैलेंस जीरो, बैंक बैलेंस जीरो। ये जो अगर ये
फिलोसफी कितने लोग मेंटेन करते हैं? नहीं करते। हम लोग हमेशा होर्डिंग करने का व्यवस्था करते हैं। होर्डिंग मतलब कि जमा करके रखना, है ना, जमा करने के टेंडेंसी। ये एक्सेस एनर्जी, एक्सेस ये फैट शरीर में जाकर के सड़ते हैं, और सड़ते हैं तो आपको मोटापा बढ़ने के लिए ज़्यादा मदद करता है। ये सब हम लोगों को अध्ययन करना है। तो जो ओबेसिटी के कारण जो हम लोग बहुत कुछ रोग हम लोग देखते हैं, इसके साथ में जुड़ा होता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना या गॉल ब्लैडर के अन्य रोग, लीवर में कोई बीमारी हो जाता है, कैंसर, ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, इंडोक्राइन चेंजेज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात में सोते हैं गला फंस गया, है ना, साइकोलॉजिकल फंक्शंस, और ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ा कॉमन बीमारी है। जोड़ का दर्द, ठेवना का दर्द, अंगूठा का दर्द, गाउट, रिमेटिज्म, ये सारी चीज जो है उसमें आप देखिएगा ओबेसिटी का मतलब खाली मोटापा ही नहीं होता है। लॉ एक्सेसिव फ्लैबीनेस ऑफ द बॉडी, डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो शरीर का जो बनावट है वह जो समरूप नहीं है, उसके अंदर में विकृति आ गई है। वह विकृति के कारण आपके बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदल जाता है, और इस ग्रेविटी के बदलाव के कारण आपके अंदर में परिवर्तन आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अध्ययन है हम लोगों के लिए। अब चलिए, एक फैशन का रोग होता है। फैशन क्या है? आजकल तो सभी डिब्बे पर, सिगरेट के डब्बे पर लिखा था है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और आजकल तो फोटो भी डाल दिया जाता है सिगरेट के डब्बे पर, सिनेमा हॉल में, सभी जगह पर डिस्प्ले किया जाता है। ऐसा ऐसा फोटो दिखलाया जाता है कि जिसको देख के डर लगता है। लेकिन डर तात्कालिक होता है, और दूसरे को देख करके फैशन में स्मोकिंग की आदत लगती है। कितने लोग ने इसको, कितने लोग इससे वंचित हैं? स्मोकिंग से कितने लोग वंचित हैं? ये हम लोगों का सोचने का विषय है। स्मोकिंग से कितना है, और हमारे यूथ स्टेज में, लाइफ के किस स्टेज में स्मोकिंग किया और नहीं किया, ये भी महत्व होता है। युवा अवस्था में तो बड़ा आकर्षण होता है। अगर नहीं सिगरेट पीना चाहते हैं तो दोस्त जबरदस्ती पिलाता है, करा दे कैसा ये लड़की है कि लड़का है, ऐसा कुछ ऐसा भद्दा टोन करके उसको जबरदस्ती प्रेरित करते हैं सिगरेट पीने के लिए। कुछ तो इसको इंटरटेनमेंट के लिए सिगरेट पीते हैं, फन के लिए पीते हैं, है ना, और लोगों को कुछ को दिखलावा के लिए कि देखो हम कितने तरह के सिगरेट पीते हैं। और कुछ हमारी ये सामाजिक व्यवस्था है, जहाँ की सिगार पीना, किसी का स्वागत करना है तो वहाँ पर हुक्का चाहिए, बीड़ी चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब है। और आजकल तो एक आ गया है, आपको कुछ वेपोराइजर के रूप में आ गया है। तो बहुत सारे स्मोकिंग हैं, और स्मोकिंग का सीधा प्रभाव आपको पड़ता है जीवन पर। शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म क्या होगा? एवरी पफ ऑफ सिगरेट्स कंटेन मिक्सचर ऑफ निकोटीन। निकोटीन के अंदर में जो एल्कोलाइड्स होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, वह आपके बॉडी को इफेक्ट करता है, और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और इंजूरियस ब्लड वेसल्स, ये सारे चेंजेज आपके शरीर में आते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? भूख की कमी हो जाती है स्मोकिंग के कारण, दांत में आपके पीले हो जाएंगे, आपको जो चेहरे के जो बाल हैं वो थोड़े थोड़े पीले होने लगते हैं, आपका सांस में थोड़ा सा हेलिटोसिस जिसको कहते हैं, बैड ब्रेथ हुआ आ जाता है। लंग कैंसर तो बड़ा कॉमन माना गया है। फिर थ्रोट प्रॉब्लम आते हैं, माउथ प्रॉब्लम आते हैं, और एक बड़ा सेक्सुअल प्रॉब्लम आता है जो सेक्सुअल लो स्पर्म काउंट। ऐसा पाया गया है जो आपके लिए जो एजोस्पर्मिया के केसेस आएंगे उसमें देखिएगा कि टोबैको का हिस्ट्री जो अगर होगा तो वहाँ पर उसके कारण वह जोड़ा जा सकता है। तीसरा जो सिगरेट के ही जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, अल्कोहल कंजम्पशन।
अल्कोहल कंजप्शन आज के समाज का और यूथ का सबसे बड़ा फैशन है, इम्पैक्ट और हम लोगों के, और बहुत सारे लोग ये पीने का आदत लग जाता है बहुत ही अर्ली अवस्था में। कई एक कारण है, पार्टी में गए तो पीना है, सोशल ड्रिंकिंग होता है ना, सोशल ड्रिंकिंग होता है, एक लोगों को खुश करने के लिए पीना होता है, और बहुत सारे इस तरह से पीने की आदत होती है। तो हमें इस देखना होता है, इसमें कुछ होते हैं और देखा गया है कि इसके कारण 50% ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट जो है तो उसमें अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है। वायलेंस होता है, सुसाइडल डिस्पोजिशन होता है, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सब कंजम्पशन ऑफ द अल्कोहल उसमें होता है। इसलिए कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो होता है अल्कोहल का, बॉडी में हेवी स्वेटिंग होता है, रोशनी आपकी कमी होने लगती है, नौसिया आने लगता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हार्ट रेट में चेंजेस हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड मेंटल कंफ्यूजन तो बहुत ही कॉमन हुआ करता है। तो इस अल्कोहल का प्रभाव है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अल्कोहल थोड़ा सा पीना चाहिए, आदतन, है ना, आदतन ये बहुत है, और इसको हम लोग को रोगी से जांच करके निकालना पड़ेगा, उसके स्टाइल में ये है। और नेक्स्ट आता है सिगरेट, अल्कोहल के बाद में ड्रग्स का इफेक्ट। यह आज के समय में बड़ा जोर पकड़ता जा रहा है ना, और खास करके यूथ में इसका बहुत ही लंबा प्रभाव होता है। अधिकांश रोगी जो मेरे पास में आते हैं, खास करके दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटी से, और वो रहते तो गांव में है लेकिन पढ़ने के लिए चले जाते हैं, नौकरी के लिए चले जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में वो लोग सोशल बिहेवियर के कारण, सोशल साइकोलॉजी के कारण उनमें ड्रग्स की आदत लग जाती है। और ड्रग्स कहते हैं सबसे एसेंशियल पॉइजन है ना, सबसे एसेंशियल पॉइजन है। और लाइफ स्टाइल जो है तो हमारा ड्रग के प्रति जब झुकता है तो वह हम लोग के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा, हमें हर एक चीज के लिए उत्तेजना की आवश्यकता होती है। उत्तेजना, ये ड्रग्स होते हैं उत्तेजक पदार्थ होते हैं, मैंने आपके अंदर में उत्तेजना के लिए, आप एक्साइटमेंट्स के लिए पीते हैं। लेकिन जब इसका आप रेगुलर आदत लग जाएगा तो आपका लाइफ बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है ड्रग्स के कारण। इसलिए ड्रग्स अब्यूज के जो पेशेंट आते हैं उसके अंदर में देखिएगा डिप्रेशन का फैक्टर बहुत ज्यादा है। और खास करके अगर यूथ आता है, ड्रग एडिक्टेड यूथ, तो आप या कोई डिप्रेशन का स्टूडेंट लड़का आ रहा है, पढ़ने में अब मन नहीं लग रहा है, अब जिंदगी घर में बैठा है, कोना में बैठा रहता है, खाली कुछ नहीं करता है, मोबाइल खाली देखते रहता है, वो डिप्रेशन में है। और वो डिप्रेशन की आदत उसको लग गई ये ड्रग्स के कारण, है ना, तो इसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर सब बने हुए हैं, लेकिन वहाँ भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो 10 दिन रहेंगे, 3 महीना रहेंगे, 4 महीना रहेंगे, आने के बाद में फिर उसी अवस्था में जाते हैं। तो उसके आदतन जो चेंजेस लाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ड्रग्स जो कॉमन यूज होता है उसमें marijuana है, कोकाइन है, हीरोइन है, ओपियम है और LSD सब है। ये सारी चीज का प्रभाव उसके जीवन में है कि नहीं है, इसका हम लोगों को लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। और अधिकतर ये ड्रग एडिक्ट होने का जो कारण होता है, लोग कोई कारण है, कोई आकर्षण में पीता है, कोई इसमें क्या इससे होता है ये देखने के लिए पीता है, कोई लोग इसको सोशल यूज के रूप में करते हैं, कभी कभी हम लोग बीमारी के रूप में अवस्था में भी ड्रग्स को दिया जाता है ना, पेन किलर मेडिसिन में बहुत सारे होते हैं, और उसकी फिर आदत बन जाती है। फिर कुछ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं जबकि बॉडी केमिकल डिपेंडेंसी हो जाता है ना, तो उसमें भी ये केमिकल, ये ड्रग क्या है, एक टाइप ऑफ केमिकल है, और उसके एडिक्शन हो जाते हैं। आप ऑर्गेनल में पढ़िएगा, ड्रग एडिक्शन का जो कारण है वो पैलिएटिव मेडिसिन के रूप में तत्कालिक सुख देता है, लाभ देता है, उसके बाद उसका भयंकर परिणाम होता है। मैंने बड़ा अच्छा ड्रग एडिक्शन के विषय में पैलिएशन के विषय में लिखा है। पैलिएशन में जो वो उस दवा को कहते हैं जो कि 1 या 2 लक्षण पर लिया जाता है और टोटलिटी पर नहीं होता है, तो उसका तात्कालिक लाभ होता है, लेकिन फिर लॉन्ग उसका एम्यूरेशन फॉलोड बाय एग्रेवेशन होता है। तो यही ड्रग इफेक्ट्स का काम करने का
ड्रग एडिक्शन के काम करने का एक तरीका होता है। इसे इम्यून सिस्टम आपके वीक हो जाएंगे। आज देखिए ड्रग एडिक्शन के कारण उन जगहों पर ज़्यादा ये जो आपका पैंडेमिक रोग हो रहा है उन जगहों पर ज़्यादा है जहाँ की आपको ड्रग एडिक्शन ज़्यादा है। उन लोगों में कम है जिसका कि इम्यून सिस्टम मजबूत है ना। इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है ड्रग एडिक्शन से। नौसिया वॉमिटिंग एक कॉमन फेनोमेना है। एब्डोमिनल पेन, लीवर फंक्शंस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ये हाइपरट्रॉफिक लीवर जो होता है मैंने फैटी लीवर, ये सारे बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी होते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट से। हार्ट का रेट चेंज हो जाता है, नर्वस सिस्टम, एडिक्शंस और डिपेंडेंसी ऑन द ड्रग्स ये आ जाते हैं। अब आता है, ये तो हम लोगों ने ड्रग्स और ये खान पान की बात करी। अब हम लोग आते हैं उनके फिजिकल एक्टिविटी पर। आज का सोसाइटी में जो जितने सारे परिवर्तन आ रहे हैं, सबसे बड़ा हो रहा है कि मनुष्य जो है सो मनुष्य होमो सैपियंस नहीं रह गया है। इरेक्ट होमो सैपियंस का मतलब होता है ऐसा मनुष्य जो कि जिसमें सीधा खड़ा होने के लिए एक वर्टिब्रल कॉलम है। अब नया मनुष्य पैदा हो रहा है ना। इसको कहते हैं होमो इंटेलेक्टा, यानी कि बौद्धिक मनुष्य। बौद्धिक मनुष्य का मतलब जो कि बुद्धिजीवी बौद्धिकता पर ही खाली है, तो सारा शरीर का कोई मतलब नहीं, खाली एक बुद्धि, माइंड है ना। माइंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट विषय लोगों के लिए हो जा रहा है। शरीर जो है सो एक विषय, नेग्लेक्टेड विषय हो रहा है। तो जब फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगा तो आपके लाइफ को जो बनते हैं, और रिपोर्टरी में आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल या सेडेंट्री हैबिट्स। ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक्स बन जाता है आज के समय में। तो ये टाइप ऐसा होता है जिसमें कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बैठे रहना, बैठ करके वीडियो गेम देखते रहना। पहले क्रिकेट के मैदान में बच्चे लोग खेलते थे, अब वीडियो गेम पर क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। बच्चों को खेलने का समय नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम देख रहे हैं। तो आपका टेक्नोलॉजी के यूज के कारण और ऑटोमोबाइल के यूज के ज़्यादा के कारण आपका जो लाइफ स्टाइल जो है सो चेंजेज हो रहा है। जहाँ की फिजिकल एक्टिविटी, घर से निकले सीधे गाड़ी पर बैठे, फिर ऑफिस पहुँचे वहाँ पर बैठ करके बैठ गए, फिर वहाँ से निकले फिर गाड़ी में बैठे, तो चले कभी चले नहीं। तो फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेज आएगा ना। तो यह फिजिकल एक्टिविटी कितना है इसका प्रोपोर्शनेट तो होना चाहिए ना, ये नहीं होता है। यह लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है ना। आपके अगर कोई पेशेंट आते हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर उसको फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए कीजिएगा तो आपके दवा को काम करने का बड़ा अच्छा मौका होता है। फिर ये है आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है। आपके अगर शुगर है, डायबिटिक चेंजेस को उसको भी रिड्यूस करता है और आपको कंट्रोल में रखता है। फिर वेट भी आपका घट जाता है, और वेट घटेगा, आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, बीपी अगर आपका मेंटेन रहेगा तो एनर्जेटिक फीलिंग्स होगा और स्ट्रेस का कम होगा। और सबसे बड़ा है ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हड्डी जो होते हैं उसके जो डेंसिटी है वो घट जाता है, और डेंसिटी घट जाने के कारण उसके अंदर में ऑस्टियोपोरोसिस जैसा रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जिसमें कि हड्डी की डेंसिटी जो है सो कम हो गया है ना। और कम होने से क्या होगा, उसके अंदर में सूजन, उसके अंदर में दर्द, और उसको टूटने का जो समय टूटने का कारण भी बन जाता है। बहुत जल्दी है टूट जाता है, ब्रिटिल बोन, भुड़भुड़ा जैसा हो जाता है ना। देखिएगा नाखून काटेंगे तो नाखून आसानी से टूट जाता है ना। वो उसमें कोई ये नहीं होता, भुड़भुड़ा टाइप का होता है, उसको ब्रिटिल बोन कहते हैं। तो ब्रिटिल बोन, ऑस्टियोपोरोसिस विद लो डेंसिटी के कारण होता है। और वह बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी जो है तो बोन के डेंसिटी बढ़ाने में बड़ा मदद करता है। विटामिन डी के कंजम्पशन में, विटामिन ए के कंजम्पशन में फिजिकल एक्टिविटी, उस विटामिन डी और ए को खाना में तो है विटामिन डी और विटामिन ए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के कारण वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है
तो इसको एब्जॉर्व करने में भी बहुत मदद मिलता है। और नेक्स्ट आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, और शायद पूरे पृथ्वी को इससे प्रभावित हो रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो कान का कम सुनाई पड़ना, आंखों से कम दिखाई पड़ना। चश्मा कब लगा रहे हो? जब स्कूल कॉलेज में है तभी, बूढ़े होने पर नहीं। मैं चश्मा लगाना शुरू किया ये करीब 55 के आसपास में, और आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो खाली पढ़ने के लिए कभी चश्मा देखने का जरूरत पड़ता, हमेशा चश्मा मुझे लगाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आंखों को उस तरह से रखा, कान को भी आप उसी तरह से रखोगे। तो अगर खाली आवाज के बीच में रहोगे तो सुनना तो कम हो ही जाएगा ना। ये नॉइज पॉल्यूशन, आपका अलग पॉल्यूशन, सो डिफरेंट टाइप, लाइट पॉल्यूशन, ये सारे जो है सो हमारे ये है। तो इस पॉल्यूशन का इफेक्ट कितना पड़ रहा है, इसको भी हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है रोगी के साथ में। फिर कुछ वेस्ट होते हैं, और जिसको कि हम लोग अपने पॉल्यूशन के कई एक तरह के होते हैं। एयर पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। और इससे उत्पन्न होने वाले रोग क्या होंगे? एस्थमा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉलरा, डिफनेस, बहरापन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हेपेटाइटिस, लिवर एंड किडनी डिजीज, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लंग का कैंसर, लेप्टोस्पिरोसिस, मलेरिया, हार्ट डिजीज, बहुत सारे रोग हैं जो कि पॉल्यूशन के कारण ही है। और यहाँ पर एंटी पॉल्यूटेंट, हमको इसका अगर जानकारी है तो हम लोग डिटॉक्सिफाइंग मेडिसिन उनका जरूरत पड़ता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाए, इसकी व्यवस्था ही ना इसका इलाज होगा। क्योंकि वहाँ पर तो आपका ऊपर, और इसीलिए आपके मेडिसिन ट्रीटमेंट के साथ में उसके अंदर में डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट्स, आपको प्रयास आप क्या कर रहे हो यह देखना पड़ता है। और स्ट्रेस जो है सो मॉडर्न लाइफ का एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जरूरी है ना। समय परिस्थिति ऐसा बनता जा रहा है कि 10 बजे आना ही आना है। बॉडी अपना समय से चलता है, और जो समय आपका आवश्यकता है सो अलग समय पर चलता है। और दोनों के बीच में जब तनाव होता है तो स्ट्रेस बनता है। ये सारे चीज को हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। स्ट्रेस का भी अध्ययन करना चाहिए, उसके अंदर में कितना तनाव है ना। तनाव तो हमारे जीवन का पार्ट है। आप बोलते हो तो भी तनाव होता है, हाँ, खाना खाते हो तो भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस तो नहीं होगा, तनाव तो होगा, खींचा तानी तो थोड़ा सा चलता ही रहता है शरीर के अंदर में। लेकिन ये टॉलरेबल, उसको स्ट्रेस नहीं बोलते हैं, वो इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन जब वो स्ट्रेस हो जाता है, जब एक जगह पर जाके फिक्स हो गया है ना, तन करके रह गया है ना, अड़ गया, इसको अड़ जाना कहते हैं। तो ये अड़ना, कितना आपका लाइफ अड़ जाता है, इस चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इफेक्ट्स के कारण आपके बहुत सारी बीमारी होते हैं स्ट्रेस के कारण। इसमें हार्ट डिजीज भी हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो कॉमन है, भूख नहीं लगना, गैस बन जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम, नींद नहीं आना, ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है। डिप्रेशन में पड़ना और ऑटो इम्यून डिजीज। अब देखो डिजीज का क्लासिफिकेशन बढ़ता चला जा रहा है। आप देखोगे कि ये सोरियासिस है, माइग्रेन है, ये सारे रोगों को कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स है ना। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर यानी कि आप इम्यूनिटी जो है सर अपने आप ये कर जाता है, इमिटेट कर जाता है, और फिर आपका जो है इम्यूनिटी की जो है सो रिस्पॉन्स अपने ही शरीर के प्रति वो इम्यूनिटी पैदा हो जाता है। इसको ऑटो इम्यून कहते हैं। इस तरह की बीमारी जो है थायराइडिज्म है ना, T3, T4, TSH का बैलेंस, ये तो गड़बड़ाना है स्ट्रेस के कारण। क्योंकि यही जो हार्मोन है, हार्मोन पूरे शरीर का रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो रेगुलेटरी बॉडी का अगर स्ट्रेस के कारण तो पहला स्थान होता है। आप देखिएगा आज के समय में ये
थायराइड के बीमारी का ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर एक अल्टरनेट पेशेंट्स जो है, छोटे छोटे बच्चे लोग थायराइड का बीमारी लेकर के आते हैं, है ना। ये सब जो है तो हम लोगों को इफेक्ट होना चाहिए और हमें यह जानकारी होनी चाहिए इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है, हमें जानकारी होनी चाहिए। और हम लोगों ने इस जानकारी को पाने के लिए इतना बड़ा अध्ययन किया है, साथ में रोगी के जीवन में इस चीज़ को खोजने के लिए भी हम लोगों ने इस चीज़ का जानकारी प्राप्त किया है। हमारा दिमाग अंडरस्टैंडिंग को बड़ा होना चाहिए, जिससे कि सामने में प्रस्तुत करने वाले चीज़ को हम समझ सकें और उसकी व्यवस्था कर सकें। डॉक्टरी उसी को कहते हैं, बात को समझना और समझ करके उसके अनुरूप उसके लिए उपाय खोजना। दवा एक सीमा है काम करने का, लेकिन दवा को काम करने के लिए उसको एक इन्वायरमेंट देना भी हमारा ड्यूटी होता है लाइफ का। हैनीमैन साहब ने भी अपने केस टेकिंग के बाद में यह भी लिखा है, काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। दवा ही अकेले नहीं, काउंसलिंग भी करना है। तो ये काउंसलिंग का पार्ट जो है सो आप लोगों को आता है इस के साथ में। तो फिजिकल एक्टिविटी में उसको एक्सरसाइज कराना, वॉकिंग करवाना, ठीक है ना, एक्सरसाइज कराना, वॉकिंग करना, है ना, डेली एक्टिविटीज का दौड़ना, स्विमिंग, ठीक है, योगा, ये सब फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। पॉल्यूशन से बचने के लिए हम लोग ये कैसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट फूड खाना, स्ट्रेस से बचने के लिए हम लोग ध्यान का बात करना, थोड़ा रिलीजियस बिहेवियर को बढ़ाना, है ना, अपने धर्म के प्रति, कोई भी धर्म हो उस धर्म के प्रति थोड़ी सी आस्था होनी चाहिए, म्यूजिक का सुनना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, ये सारी चीज का समावेश। आपके हर एक व्यक्ति का अपना अपना हॉबी होता है, उसकी एक रुचि होती है। कोई आदमी को कुछ पेंटिंग करने का रुचि होता है, ड्राइंग करने बनाने का होता है, संगीत का होता है, अलग अलग रुचि है और वह बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है लाइफ को। तो इस प्रिवेंटिव मेजर के रूप में अगर ऐसा कुछ है तो रोगी के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। तो इसके साथ में हम लोगों ने जो आज के दिन में हम लोगों ने अध्ययन किया है, उससे हम लोगों का निष्कर्ष सही निकलता है कि हमारा शरीर जो है सो हमारे डेली एक्टिविटी लाइफ के पर इफेक्ट पड़ता है ना। हमारे शरीर पर हमारे एक्टिविटीज और हमारे रहन सहन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और कहते हैं कि हमारा बॉडी जो है सो क्या है, हमारे लाइफ स्टाइल का एक प्रतिबिंब है। बॉडी क्या है, लाइफ स्टाइल का प्रतिबिंब है। और बॉडी को, लाइफ स्टाइल को अगर हम सुधारेंगे तो हमारा बॉडी ठीक हो रहेगा। इसलिए हैबिट हमें ऐसे डेवलप करने हैं जो कि हमारे कैलोरीज बर्न करे, खान पान सही रहे, हम मेंटली पीस में रहें, मेडिटेशन कर सकें और हम लोग स्ट्रेस को, सिचुएशंस को भी, उसमें स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। कितना भी आप मेहनत करोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, उसके बाद भी खुश रहोगे। यही तो हमारा आधार है जीवन का, है ना, यही आधार है हम लोग के जीवन का। तो ये चीज़ को हम लोग को दिमाग में रख करके आगे चलते रहना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि हम बहुत कुछ डिटेल्स में आप लोगों को बताने का कोशिश किया है। बहुत सारे पॉइंट्स जिसको कि नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट फैक्टर्स जो है सो हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है और इसे हमें सोचने का हमारा ज़रूरत है। हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर, एजुकेशंस, है ना, सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, सप्लाई एंड साइड डिटर्मिनेंट्स, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ सिस्टम डिटर्मिनेंट्स का ये जरूरत पड़ता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जो है तो क्रॉनिक डिजीज का सबसे बड़ा मेंटेनेंस का फैक्टर है इसमें। और इसको कहते हैं खाली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिविजुअल पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इस पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम को हम लोगों को है और आज के समय में डॉक्टर हैनीमैन ने भी बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है 1797 में, 1797, आर द ऑब्स्टेकल ऑफ टू सर्टिनिटी एंड सिंप्लिसिटी इन प्रैक्टिकल मेडिसिन इनसरमाउंटेबल। क्या असंभव है, क्या उसे नहीं किया जा सकता है, ऐसा सवाल डॉक्टर हैनीमैन ने अपने आर्टिकल में कहा है। कहा कि